दस्तक में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा और आज का बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में प्रदर्शन करने का हक होना चाहिए? दरअसल होता यह है कि जब भी राज ठाकरे कोई बात कहते हैं तो इस देश के तथाकथित उदारवादी और कुछ हद तक मीडिया में भी लोग उससे नजरअंदाज कह देते हैं, उनकी संकीर्ण और मौका परस्त एजेंडे का हिस्सा बताते हुए। मगर गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुई, ये कौन कहता है? भारत सरकार। और इसका विरोध कौन करता है? पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। मगर इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का फायदा किसे होता है? भारतीय कलाकारों को? बिल्कुल नहीं। इसका फायदा होता है तो सिर्फ पाकिस्तानी कलाकारों को। और यही पाकिस्तानी कलाकार जब पाकिस्तानी चैनल्स पे जाके इंटरव्यू देते हैं तो भारत के लिए उनके पास बहुत कुछ अच्छा नहीं होता कहने को। तो इसलिए यह बड़ा सवाल है कि तथाकथित सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या कहीं ना कहीं राइडर्स के साथ आ रहा है? क्या आज राज ठाकरे ने जो बात उठाई है, जिसमें उन्होंने एक कार्यक्रम के खिलाफ मोर्चा खोला है जो कि 2 चैनल्स पर आ रहा है, सुरक्षेत्र के नाम पर, जिसपे उन्होंने कुरुक्षेत्र शुरू कर दिया है, क्या वो वाजिब है? इस कार्यक्रम में मेरे साथ 2 मेहमान भी होंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या पाकिस्तानी कलाकारों के भारत आने पर बैन लगना चाहिए? टेलीविजन के रियलिटी शो में पाकिस्तानी कलाकारों की भागीदारी एक बार फिर बड़ा विवाद बनकर सामने आई है। इस बार निशाने पर है 8 सितंबर से कलर्स और सहारा 1 पर एक साथ शुरू होने वाला रियलिटी म्यूजिक शो सुरक्षेत्र। इस शो में पाकिस्तान के कलाकारों की एंट्री पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कड़ी आपत्ति जताई है। हमारा स्टैंड वही है कि हम सुरक्षेत्र शो को एयर नहीं होने देंगे और यही हमने राज साहब का जो आदेश है वो उनको कम्युनिकेट कर दिया है। एमएनएस ने आशा भोसले से अपील की है कि अगर शो में पाकिस्तानी कलाकार शरीक होते हैं तो वो प्रोग्राम में जज बनकर न जाएं। खास बात यह है कि एमएनएस की इस मुहिम में शिवसेना भी साथ हो गई है। शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो पाक क्रिकेटरों को भी भारत नहीं आने देंगे। हमको वो याद करना चाहिए कि भाई ये किसके खिलाफ लड़े, ये आतंक कौन फैला रहा है, और इस आतंक को अगर कोई हवा दे रहा है तो वो पाकिस्तान आज नहीं दुनिया ने इसको सामने लाया इस बात को। और ये होते हुए वहां पे आतंक फैलाने से या आतंक बंद करने की बात, हिंदुस्तान को कुछ अगर सही ढंग से मदद करने की बात पाकिस्तान कदम उठाए उसके बाद कुछ आगे सोच सकते हैं। तब तक पाकिस्तान के साथ में संबंध रखना या पाकिस्तान को किसी तरह से बढ़ावा देना, पाकिस्तान के खिलाड़ी हो कोई या ये हो, ये अपने हिंदुस्तानियों के लिए ठीक नहीं है। रियलिटी म्यूजिक शो में पाक कलाकारों पर एमएनएस की आपत्ति सामने आने के बाद निर्माता बोनी कपूर ने एमएनएस नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस भरोसा हासिल करने में नाकाम रहे। अपने राजनीतिक करियर में बाल ठाकरे ने हमेशा ही पाकिस्तानी कलाकार और खिलाड़ियों का विरोध किया है और अब लगता है राज ठाकरे भी चाचा बाल ठाकरे की राह पर चल पड़े हैं। आजाद मैदान में किए शक्ति प्रदर्शन के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि राज ठाकरे शिवसेना से हिंदुत्व का मुद्दा छीन रहे हैं और अब लगता है कि राज ठाकरे पाकिस्तान विरोध का मुद्दा भी शिवसेना से हथियाना चाहते हैं। उधर पाक कलाकारों पर एमएनएस और शिवसेना के रुख का विरोध भी शुरू हो गया है। इस प्रकार का बयान सरासर आपत्तिजनक है। हमारे देश में जो बॉलीवुड है या टेलीविजन इंडस्ट्री है उसमें दुनिया भर के कलाकार आते हैं और अपना काम करते हैं। हाँ, स्थानीय किसी कलाकार की कीमत पे अगर ये हो रहा है तो ठीक है, सोचा जा सकता है, लेकिन दूसरे देशों के कलाकार आते रहे हैं हमारे देश में। पाकिस्तानी कलाकारों और क्रिकेटरों के भारत में परफॉर्म करने की छूट देने के हिमायती लोगों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि कला और खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोगों का कहना है कि जब हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे तो फिर रिश्ते कैसे सुधरेंगे। लेकिन पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद इस थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों किया गया? अगर आप 1984 के ओलंपिक्स देखें तो पूरे वेस्टर्न ब्लॉक ने रशिया में मना कर दिया था कि वो उन खेलों में नहीं आएंगे। अपार्थाइड जिस समय साउथ अफ्रीका में था उस समय साउथ अफ्रीका से खेलना बंद कर दिया गया था। तो कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ऐसे मामले को देखते हुए मैं समझता हूं इन कला संस्कृति खेल के माध्यम से यदि उसमें कोई प्रभाव पड़ता हो फिर तो ठीक है, लेकिन आज तक तो पड़ा नहीं है। ये बात सही है कि कला और खेल सरहद के बंधनों से परे हैं और इनको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है और जो देश भारत से दरियादिली की उम्मीद करते हैं उन्हें भारतीय कलाकारों के प्रति भी
ऐसी ही उदारता दिखानी चाहिए। पहली बार आ रहे हैं एक साथ एक ही मंच पर मुंबई से कमलेश सुतार के साथ संदीप सोनवलकर और बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हैं। शालिनी ठाकरे, एमएनएस की नेता, और साथ ही कांग्रेस के जगदंबिका पाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मगर आइए उससे पहले सुनते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर आशा भोसले ने क्या कहा। माझं प्रेम आहे राज ठाकरे, म्हणून मी त्याला प्रेम करणार. तो मला शिव्या करू, मला चांगलं म्हणून, त्याला माझं गाणं आवडतं, मला माहिती, माझं राजभर फार प्रेम आणि मला तो आवडतं, त्याबद्दल मी काही बोलणार नाही. बाकी मला या बाकीच्या गोष्टी काही कळत नाही. ती गाणारी पाहिजे, नुसतं गाणारी बाई नाहीये, संसार करणारी आहे. नाचवंड पत्रंड सांभाळते मी, मला वेळ पण मी पेपर कुठचा आला नाही, कुणी काय लिहिलं, तर मी आपली साधी पाहिजे, पण प्रेम मात्र मनापासून करते. राजभर प्रेम करते मनापासून. माझ्या महाराष्ट्रावर मी मनापासून प्रेम करते, मराठी. जगदंबिका पाल जी, भारत पारंपरिक तौर पर यह मानता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, मगर हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि वहां की सेना, वहां का जो हार्डकोर तबका है, वो ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का विरोध करता है. दूसरी तरफ अगर इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का किसी को फायदा हुआ है तो सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को. सवाल ये कि इस तथाकथित सांस्कृतिक आदान प्रदान की वजह क्या है, और जो एमएनएस कह रहा है उसमें तो मुझे काफी दम भी दिखाई देता है. देखिए, इसमें दो बातें हैं. आपने कहा कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के लोग इसका विरोध करते रहते हैं, इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान के या कलाकारों के आदान प्रदान के. आज अगर पाकिस्तान या सीमा पार से आतंकवाद 26/11 का जो घाव हुआ, जिसपे कल फैसला आया, या आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद फल फूल रहा है, आज उनका क्या दृष्टिकोण है? उनका दृष्टिकोण यह है कि पाकिस्तान से और भारत में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं करते हैं कि एक तनावपूर्ण रिश्ते बने और इतनी दूरी और तलखी बने कि जिससे तो अगर आज उन कलाकारों को हम रोकने की बात करें, खेल में हम क्रिकेट के खिलाड़ियों को आने से मना करें, तो ये तो फिर उनका पर्पज पूरा होता है उन आतंकवादियों का. और मैं एकदम साफ कहता हूं, सेना के लोग भी आखिर 26/11 में बात साबित हुई है कि आईएसआई के 2 सर्विंग मेजर्स जो आज भी वहां सर्विस में थे, वो या हाफिज सईद या इन आतंकवादियों का जो नेक्सस था उसने अंजाम दिया. इस बात को जिंदाल ने भी कबूल किया है, इस बात को कसाब ने भी कहा है. तो ये इससे साफ है कि पाकिस्तान की सरकार को आप या पाकिस्तान की जनता को भी उनके साथ खड़ा करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के हौसलों को पस्त करना चाहते हैं. आज तो उन आतंकवादियों का तो होगा ही, जैसे तालिबान है. अभी पाकिस्तान में आपने सुना है कि एक कबीलाई चाहूंगा जगदंबिका जी, जो कबीलाई लोग, मेरा बहुत सिंपल सवाल था, कार्यक्रम कर रहे थे, डांस कर रहे. जगदंबिका जी, मेरा बहुत सिंपल सवाल था, इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से भारत को क्या फायदा है? मैं आतंकवाद तक जा ही नहीं रहा हूं, मैं उस स्तर पे जा ही नहीं रहा हूं जिस स्तर पर शालिनी ठाकरे हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का भारत को क्या फायदा? अगर कुछ फायदा होता है तो उन पाकिस्तानी कलाकारों को जो पाकिस्तान जाकर भारत को गालियां देते हैं, और ये चीज आप यूट्यूब पर जाइए, आपको हजारों मिसालें मिल जाएंगी. नहीं, देखिए, मैं इससे असहमति नहीं व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मान लिया वो कलाकार आते हैं, तो जो मन में, या हमारे लोग भी जाते हैं, या जो मैचेज होते हैं, तो इन चीजों से भारत और पाकिस्तान की जो आम जनता है उनके रिश्तों में कहीं न कहीं जो एक तनाव उन लोगों के द्वारा या लोगों के द्वारा नफरत फैलाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं कम होती. क्या हम अपने पड़ोसी से रिश्ता ठीक रखें? तो शायद अगर इस संबंध में, तो मैं मनसे से पूछना चाहूंगा, आपने मनसे से पूछना चाहेंगे, सवाल पूछते हैं. सरकार थी, शायद उसके हिस्सा थे, उस समय भी मुशर्रफ से बातचीत है. बिल्कुल जगदंबिका जी. शालिनी जी, अगर दोनों देशों की जनता एक प्रेशर ग्रुप बन जाए तो वो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी जो हार्डकोर एलिमेंट है उस पर दबाव डाल सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ एक्टिविटीज न करें. ये एक मजबूत प्रेशर ग्रुप बन सकता है. मगर अगर आप सांस्कृतिक आदान प्रदान को ही रोक देंगे तो आप उस प्रेशर ग्रुप को ध्वस्त कर देती हैं. आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो आदान प्रदान इतने सालों से चल रहा है
उसका क्या रिजल्ट आया है? हमारे यहाँ पे आतंकवाद कम हो गया है या हमारे आर्टिस्ट को वहां पे जाने की परमिशन मिल गई है? हमारे आर्टिस्ट वहां पे जाके खुलेआम परफॉर्म कर सकते हैं? क्या बदला है इतने सालों में कि ये आदान प्रदान के बारे में हम इतना बोल रहे हैं? जब जनता ने बोला है कि हम यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस जैसी चीजें जब हम उठाते हैं, उसके बाद एक कारगिल होता है, तो कौन से समझौते की बात हम कर रहे हैं और कौन से जनता के भावनाओं की बात हम कर रहे हैं? नहीं, मगर शालिनी जी, लोग ये कह सकते हैं कि आपका विरोध दरअसल एक मौका परस्त विरोध है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे बाल ठाकरे साहब का अवतार लेना चाहते हैं, उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका ये विरोध सैद्धांतिक है या मौका परस्ती? पिछले 5 साल में हमने जब विरोध किया है, हमने पाकिस्तानी कलाकारों का बंद किया है। उस चैनल पे हमने वीना मलिक का स्वयंवर रोका था, हमने कॉमेडी शोज पे पाकिस्तानी कलाकारों को रोका था, हमने अपनी तरफ से बीच में थोड़ा सा ये जनता के भावनाओं की कदर करते हुए कि चलो हम भी यही करते हैं कि सब आने देते हैं पाकिस्तानी कलाकारों को। लेकिन जब हमारे कलाकारों ने वहां पे जाने की बात की है, वहां पे सोनू निगम गए हैं, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हमारे लोगों ने जब वहां पे जाने की बात की है, उनको बहुत खराब ट्रीटमेंट मिला है। इसलिए आज हमें इस तरह का विरोध करना पड़ा है। जवाब दीजिए इस बात का जगदम्बिका जी। वहां की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तो चाहती नहीं कि भारतीय फिल्में दिखाई जाएं, क्योंकि उनका वजूद खतरे में है। सोनू निगम की इन्होंने मिसाल दी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। भारतीय टाइगर अभी बैन हुई है। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास शालिनी जी। जगदम्बिका जी, भारतीय उर्दू के 3 नगीने हैं, कैफी आजमी, के अब्बास, सरदार जाफरी। क्या आप जानते हैं कि जब भी ये कलाकार वहां गए हैं, वहां के चैनल्स ने, पीटीवी ने या किसी भी चैनल ने उनका एक इंटरव्यू तक नहीं लिया था जब भी वो गए थे एक जमाने में? क्योंकि उसके पीछे एक सोच थी, एक 2 नेशन थ्योरी सोच थी, जिसमें वो मानते थे कि वो नहीं जतलाना चाहते थे कि यहां का जो मुसलमान है वो फल फूल रहा है। तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जगदम्बिका पाल जी? नहीं, बिल्कुल हम उसी माहौल को तो बदलना चाहते हैं। कैसे? जैसा वो कह रहे हैं, आज भी आपको पता होगा क्योंकि तमाम इधर के लोगों के पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं। आज जब वो लौट के आते हैं तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के घरों में लोग आज भी चाहे चोरी से इंडियन फिल्म्स देखते हैं, उसके वीडियो जाती हैं, सीडी जाती हैं। तो आज इसका मतलब है, जो आपने एक बात कही प्रेशर ग्रुप बनाने की बात, कि पाकिस्तान की जनता जो है वो आज भारतीय फिल्मों को देखना चाहती है। तो इससे साफ है कि भारतीय कलाकारों के प्रति उनके मन में रिश्ते हैं। शाहरुख हो या हमारे और कलाकार हो, उतने ही लोकप्रिय हैं, कोई कम नहीं पाकिस्तान। धोनी खिलाड़ी हो, जिस तरीके से मुशर्रफ ने उनको बुलाया हो, और वो जनता का भी रिफ्लेक्शन है। तो अगर ये हम सोच लें कि आज वहां का जो वो ग्रुप है, जो एक आतंकवादियों का ग्रुप है, या सरकार में या सेना में भी बैठे हुए लोग हैं जो चाहते कि पाकिस्तान के बहुत मन में वाजिब बात आप कह रहे हैं जगदम्बिका जी, मैं कह रहा हूं। चलिए, लेकिन आपने तमाम चीजें गिनाई, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। चलिए, इससे एक बात तो तय हो जाती है कि कई पाकिस्तानी कलाकार को हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का जरिया भी भारतीय इंडस्ट्री बन रही है। मगर बड़ा सवाल है कि हमें क्या मिल रहा है उसके बदले में? लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस जगदम्बिका जी। नहीं, दिस इज ट्रू, लेकिन आप इसको बहुत एक लिमिटेड उस अप्रोच में देख रहे हैं कि मान लिया कुछ आर्टिस्ट जो यहाँ, जैसे वीना मलिक का नाम लिया और कुछ लोगों का लिया, कि आज वो इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हो रही, उससे उनको पैसा और अर्निंग मिल रहा है। लेकिन अगर व्यापक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखेंगे तो हमारी व्यापक दृष्टिकोण से वो चिंता है कि चाहे आज हमारी सरकार है, हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं। हमसे पहले भाजपा एनडीए की थी, आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुशर्रफ से बातचीत की, तो क्या अगर नतीजा नहीं निकला तो या तो ये हम तय कर लें कि हमको पाकिस्तान से रिश्ते नहीं सुधारने हैं अपने पड़ोसियों से, और या तो फिर तो जो आतंकवादियों के मन का या उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि वहां की सरकार भी आखिर बेनजीर उसकी शिकार हुई, हमारे यहां लोग शिकार हुए हैं नेता। तो आखिर इससे साफ है कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप भी आज उन आतंकवादियों से परेशान है, और ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिकल लीडर है जी, सरकार उस चीज। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इस चीज को तो ये माहौल बनना चाहिए कि हमारे भी आर्टिस्ट जाएं,
बिल्कुल। तो जब हम उनके आर्टिस्ट को अगर रोकना शुरू कर दें, शालिनी जी इस बात का जवाब दीजिए। शालिनी जी पहले से कोशिश जी आप अपनी बात कर चुके हैं, तो मैं इसका जवाब शालिनी जी से लेना चाहूंगा। शालिनी जी इस बात का जवाब दीजिए, अगर आप इस तरह के कड़े तेवर अपनाएंगे तो आप वहां पर हाफिज सईद सरी के लोगों को, जैद हामिद सरी के लोगों को, मौलाना मसूद अजहर सरी के लोगों को सफल बनाएंगे, उनके एजेंडा को सफल बना रहे हैं, तो माफ कीजिएगा आप तो लश्कर तैयबा की मदद कर रही हैं, अगर आपका ये रुख है तो। नहीं, अब आप मुझे बताइए कि सिर्फ ये हमारी तरफ से ही पहल होती रहेगी क्या? उस तरफ से रेसिप्रोकल कब आएगा? हम कितने सालों से बस कोशिश ही करते रहेंगे, हमारी पहल होती रहेगी। हम अरे दरियादिल होते होते हमारे लोग मरते जा रहे हैं आपकी दरियादिली की वजह से। बड़ा कौन है? क्या करेंगे हम? बड़ा कौन है शालिनी जी? 26/11 में जो लोग मरे हैं वो अपने लोग मरे हैं। 11 अगस्त को जो हमला हुआ है वो अपने लोग मरे हैं। कारगिल हर रोज बॉर्डर पे, सीमा पे जो जवान मरते हैं वो हमारे जवान मरते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसका उत्तर कौन देगा? अभी ये बहुत अच्छा है बोलना कि संगीत के माध्यम से और इन सब माध्यम से हमें अमन की आशा लानी चाहिए, लेकिन अमन की आशा आज तक हुई है? जो आप बोलते हैं कि अभी भी हम लगते रहे और हमारे लोगों को मरवाते रहे, कब तक ये चलता रहेगा? जवाब दीजिए इस बात का जगदम्बिका जी। हम तो उनके कलाकारों की रोजी रोटी मुहैया कराते हैं, मगर दूसरी तरफ उनके कलाकार वापस पाकिस्तान में जाके भारत विरोधी नारे देते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं। उनके कॉमेडियंस को सुनिए, आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां सबकी हकीकत पता जाएगी आपको। नहीं अभी आज आप मुझे नहीं एक मिनट, अब मुझे एक बार और बताइए। शालिनी जी बड़ी जज्बाती तौर से कह रही थी अभी। शालिनी जी मेरी बात सुन लीजिए। आप बड़ी जज्बाती तौर से एक बात कह रही हैं कि 26/11 का कौन जवाब देगा कि हमारे लोग मर रहे हैं। इसकी तकलीफ आपको या हमको या देश के किसको नहीं है, या हमारी सरकार को नहीं है, या 11 अगस्त की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में भी तो आए दिन हादसे हो रहे हैं, पूरा होटल ब्लास्ट कर दे रहे हैं, एक साथ कराची में कहीं मगर वो भी तो उन्हीं की करनी है, वो आतंकवादी किया उन्होंने, उसका नतीजा। शालिनी जी आपके पास 30 सेकंड, आप अपना जवाब दीजिए। शालिनी जी बोलिए। तो इसका ये मतलब है कि बस हम उनके लोगों को आने दें और उनको यहाँ पे पैसा बनाने दें, जो कि उनको वहाँ पे कोई भी पूछता नहीं है। यहाँ पे आके हमारे लोगों की रोजी रोटी पे लात मारे वो। ये किस तरह की पॉलिसी हुई? हमारे सिंगर्स बैठे हुए हैं और वहाँ के सिंगर्स को हम आने दें जिनको वहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है। संक्षिप्त में 10 सेकंड आपके पास हैं जगदम्बिका जी। देखिए हाँ, मेरा तो ये कहना है कि पहले मनसे का एक एजेंडा था बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों का विरोध करना, लेकिन अब उनको लगता है 2 चुनाव के परिणाम से कि जब तक कि हम बाल ठाकरे से हिंदुत्व का और ये जो पाकिस्तानी कलाकारों का जो पहले बाल ठाकरे का विरोध था, अगर इस एजेंडे को हम हाईजैक नहीं करेंगे राज ठाकरे, तो तब तक हम बाल ठाकरे से कामयाब नहीं हो सकते हैं, या इस मनसे को हम कभी शिवसेना नहीं कर सकते। इस मनसे से विरोध हो रहा है। 2 चुनाव जगदम्बिका जी, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों को यहां रोक रहा हूं, इस चर्चा को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों इस चर्चा में शरीक हुए। कौन है मनोज जायसवाल? कोयला ब्लॉक आवंटन में आजकल ये नाम सुर्खियों में है, क्योंकि 57 में से 8 कोल ब्लॉक्स मनोज जायसवाल के ही अलग अलग 5 कंपनियों को आवंटित किए गए हैं। आज तक के हाथ इससे जुड़े कागजात लगे हैं, जिससे इस घोटाले को लेकर और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। संसद से सड़क तक कोयला ब्लॉक आवंटन पर विरोध चल रहा है। संसद ठप है और रोज नए सवाल उठ रहे हैं। कोयला आवंटन पर सीबीआई जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं कोई घपला तो नहीं। आज तक के हाथ लगे कागजात बताते हैं कि जिन 57 कोयला ब्लॉक्स आवंटित किए गए हैं, उनमें से नागपुर के एक ही जायसवाल परिवार को 8 कोल ब्लॉक्स आवंटित कर दिए गए। मनोज जायसवाल और उनके परिवार वालों की 5 कंपनियों के जरिए सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में 8 कोयला ब्लॉक्स आवंटित किए गए। ये कंपनियां हैं अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर, जायसवाल नेको, कॉर्पोरेट इस्पात और जेएलडी यमतवाल। इन कंपनियों को कोल ब्लॉक्स 2009 के बीच में आवंटित किए गए, लेकिन जानकार बताते हैं कि एक ही परिवार को 57 में से 8 कोल ब्लॉक्स मिलना पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। हमने यानी आज तक ने मनोज जायसवाल से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मनोज जायसवाल ने कैमरे पर आने से मना कर दिया। मनोज जायसवाल को मौजूदा कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का दूर का रिश्तेदार बताया जाता है।
सूत्रों के मुताबिक श्री प्रकाश जायसवाल की बेटी की शादी कोलकाता में रहने वाले गणेश प्रसाद के दूसरे बेटे से हुई है और गणेश प्रसाद के भाई के दामाद हैं मनोज जायसवाल, यानी श्री प्रकाश जायसवाल के समधी के भाई के दामाद हैं मनोज जायसवाल। क्या किसी का जायसवाल होना पाप है या मेरा जायसवाल होना पाप है? मैं कोल मिनिस्टर की हैसियत से कोई भी कोल ब्लॉक मैंने एलोकेट नहीं किया। इसके पहले किसने क्या किया है इसका वो पता लगाएं। लेकिन हमारे से नाम वो जायसवाल है इसलिए हमारे से नाम जोड़ा जाएगा। क्या आपका कहा जा रहा है कि आपका उनके परिवार से रिश्ता है? आपकी बेटी की कलकत्ता में शादी हुई और उस परिवार से सीधा रिश्ता है मनोज जायसवाल के परिवार? कोई रिश्ता नहीं है। देश के सारे जायसवाल हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन क्या मनोज जायसवाल से सीधा कोई रिश्ता नहीं है? कोई सीधा रिश्ता नहीं है। देश के सारे जायसवाल से हमारा सीधा रिश्ता है। हालांकि जिस समय ये आवंटन हुआ था उस वक्त श्री प्रकाश जायसवाल कोयला मंत्री नहीं थे और आवंटन से सीधे सीधे उनका कोई लेना देना नहीं था। जायसवाल ही नहीं, पूरे मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के परिवार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद विजय दर्डा, महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री राजेंद्र दर्डा, सांसद महोदय के बेटे देवेंद्र दर्डा। जी हां, मनोज जायसवाल की कंपनियों को जो 8 कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए उनमें से महाराष्ट्र में यवतमाल से ताल्लुक रखने वाले दर्डा परिवार को भी हिस्सेदारी मिली है। सरकारी कागजात बताते हैं कि मनोज जायसवाल की 5 कंपनियों में से एक JLD यवतमाल एनर्जी नाम की कंपनी, जिसमें दर्डा परिवार 50% की हिस्सेदारी रखता है, उसे छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट नाम का कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया। इस कंपनी की बाकी 50% हिस्सेदारी मनोज जायसवाल के परिवार के पास है। कहते हैं कोयला जितना घिसो उतना काला होता जाता है। वैसे ही कोल ब्लॉक आवंटन मसला भी गहराता जा रहा है और इस मसले पर जब हम राज्यसभा सांसद विजय दर्डा से बात करने की कोशिश की तो तमाम कोशिशों के बावजूद उनसे बात नहीं हो पाई। देखने वाली बात यह है कि JLD यवतमाल एनर्जी दिसंबर 2006 में रजिस्टर करवाई गई और 2008 में इस कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दर्डा परिवार इससे पहले ना तो माइनिंग में था और ना ही एनर्जी सेक्टर में। मनोज जायसवाल और उनके परिवार के कई सदस्य इन कंपनियों में हिस्सेदारी रखते हैं। मनोज जायसवाल और उनका पूरा परिवार नागपुर में एक ही छत के नीचे यानी उषा सदन में रहते हैं। लेकिन अब ये खुलासा कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब परतें खुलनी शुरू हो गई हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। मनीष अवस्थी के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक।